नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले 27 सितंबर 2018 का जेल प्रहरी का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश और राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया और उसके बारे में फुल डिटेल भी डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्त, आज मैं 30 सितंबर 2018 का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ और ये जो स्टार्ट हुआ था 2 बजे वाला है, ठीक है, मतलब थर्ड शिफ्ट का पेपर है। स्टार्ट करें अभी इसको, चले। अच्छा, मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा भाई जो करेंट के ना हो, ठीक है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। तीसरे मुख्यमंत्री पूछा है भाई, कौन थे भाई? कैलाश नाथ काटजू। मध्य प्रदेश के जो तीसरे मुख्यमंत्री थे कैलाश नाथ काटजू थे, ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री से एक चीज समझो, मुख्यमंत्री की जब भी बात आए, ध्यान रखना जो मुख्यमंत्री होते हैं इनको जो शपथ है, शपथ हमेशा राज्यपाल दिलाते हैं, राज्यपाल, ठीक है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे भाई? राज्यपाल दिलाएंगे। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। और दूसरी चीज समझना, मुख्यमंत्री की ही अनुशंसा पर राज्य में मंत्रिमंडल का गठन होता है। मंत्रिमंडल का गठन किसकी अनुशंसा पे होता है? तो आप बताओगे मुख्यमंत्री की, लेकिन करता कौन है? तो आप बताओगे राज्यपाल। समझ में आ रही है? मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? राज्यपाल। मैं राज्य के मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं, इस चीज को भी समझना, ठीक है। अच्छा, जो राज्यपाल है इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो आप बताओगे राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा चलो, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे? आंसर बताएंगे। फर्स्ट सीएम कौन थे भाई? मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे? आंसर बताएंगे आप लोग। कितनी चीजें समझ में आई? कैलाशनाथ काटजू 3rd नंबर के हमारे सीएम रहे, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक सीएम रहने वाले आपके मामा जी मतलब समझ पा रहे हो, हम शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है। सबसे अधिक समय तक सीएम रहे थे। और सीएम से समझ लो कि अगर क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश की प्रथम सीएम महिला कौन थी, तो आप बताओगे उमा भारती। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम कौन है? तो उमा भारती है ना। 2003-2004 का समय काल था इनका। चीजें समझ में आ रही है? अच्छा, मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है। देखो, मैं एक सन बता रहा हूं, 2-3 दिसंबर 1983 भाई, कौन सी डेट है ये? तो आप बताओगे। यहां पर तो मैं भोपाल गैस त्रासदी की डेट लिख दिया हूं, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी भाई? 2-3 दिसंबर 1983। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? तो आंसर याद रखना, अर्जुन सिंह। चीजें समझ में आ रही है? कभी मैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, अभी उतनी ही चीज समझे। तो मुख्यमंत्री क्या समझे आप लोग कि जो मध्य प्रदेश है इसके तीसरे सीएम कौन थे? कैलाशनाथ काटजू। सीएम की अगर हम बात करें तो सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताओगे। ध्यान रखना, सीएम की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। ये निर्वाचन इनका सिर्फ विधायक के रूप में होता है, विधायक के रूप में इनका निर्वाचन होता है, लेकिन सीएम की क्या होती है? नियुक्ति होती है, ध्यान रखना। और कौन करता है? तो राज्यपाल। चीजें समझ में आ रही है? इतनी चीज समझ गए आप लोग? चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे मिटाता हूं भाई मैं। चलो अगली चीज देखो, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आया था, घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? घूमर, गाना तो सुना होगा आपने, घूमर रे वाला, ठीक है। ये जो घूमर है ये राजस्थान में होता है, राजस्थान, ठीक है। घूमर कहाँ होता है? राजस्थान में होता है भाई, ठीक है। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ गया कभी लावड़ी कहाँ का है? तो आप बताओगे महाराष्ट्र का है।
लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, चले। अच्छा, अब राजस्थान के बारे में थोड़ी सी चीज समझ लो भाई। राजस्थान से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपको समझना। क्वेश्चन अगर ये आ गया कि भाई मध्य प्रदेश नहीं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप बताओगे राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? तो बताओगे राजस्थान में। क्या नाम है इसका? थार का मरुस्थल कहाँ है भाई? राजस्थान में। चीजें समझ में आ रही है? राजस्थान से और क्या क्वेश्चन आ सकता है? अगर यहाँ की मैं झीलों की बात करूं, झील, तो झील कौन कौन सी यहाँ पर? राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांभर झील, ये सांभर झील इंपॉर्टेंट है भाई। कैसी है? तो खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। ठीक है, खारे पानी की झील। क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपको? भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी? तो आप बताओगे कौन सी है? सांभर झील है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? तो आप बोलोगे चिल्का झील है। अंतर समझ में आ रहा है? भारत के सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। कहाँ की है भाई ये? आप बोलोगे राजस्थान की। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? कौन सी है? चिल्का। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, चीजें समझ में आई इतनी? ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका, ठीक है, इसके बाद आता है सरिस्का। ये सब कहाँ है? राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान से एक चीज और याद रखना। राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं अरावली। शायद ये अरावली के बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया होगा ज्योग्राफी के लेक्चर में। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये राजस्थान में है। अच्छा, मुख्यतः राजस्थान में है, वैसे इसका कुछ विस्तार मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में कहा है? तो आप बताओगे आपके ये मंदसौर, नीमच वाले क्षेत्र में। ठीक है, समझ में आ रहा है? मालवा वाले क्षेत्र में अरावली का कुछ विस्तार होता है। गुजरात में भी कुछ है, दिल्ली में भी कुछ है ना। जैसे आप पढ़ते हो ना कि भाई दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, कौन सा भवन? राष्ट्रपति भवन है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना। किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना। ऐसा कहा जाता है कि रायसीना भी कुछ किसका भाग है? अरावली का है। ठीक है, एक और इसका भाग है अरावली का दिल्ली में, जिसको बोलते हैं अपन मजनू हिल। ठीक है, मजनू हिल कहाँ है? तो आप बोलोगे दिल्ली में। किसका भाग है? आप बोलोगे अरावली का। ठीक है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अच्छा, ये सबसे प्राचीन है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो आप बोलोगे अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कभी क्वेश्चन ये आ गया कि भाई राजस्थान में किस पर्वत श्रृंखला के कारण वहां पर वर्षा अधिक नहीं होती? आप बोलोगे अरावली, है ना, वर्षा कम होती इसके कारण। वर्षा कम क्यों होती है? तो ये क्या होता है कि जो भारतीय मानसून है इसके समांतर है। इसके समांतर होने के कारण यहाँ पर वर्षा कम होती है। मैं कभी बताऊंगा मैप से आपको ये सब चीजें। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंची चोटी होती है भाई गुरु शिखर। ये जो गुरु शिखर है, इसकी टोटल ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर ऊंचाई किसकी है भाई? अरावली पर्वत श्रृंखला की है। और एक चीज और याद रखना, ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, अच्छा, बेसिक सा क्वेश्चन तो कई बार ये आ जाता है, दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? आप बताओगे जैन धर्म से, है ना, इसलिए हम इसको पूरा बोलते हैं क्या? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, ये कहां पर स्थित है? तो अरावली पर ही एक स्थान है जिसको बोलते हैं अपन माउंट आबू। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है, माउंट आबू कहाँ स्थित है? आप क्या बताओगे? अरावली में। और माउंट आबू पर ही स्थित है क्या है? दिलवाड़ा का कौन सा मंदिर? तो आप बताओगे जैन मंदिर। चीजें समझ में आ रही है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? गुरु शिखर है। समझ में आ गया? चले आगे पढ़े अपन, मिटा दे इसको हम।
ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ एक कॉपी में बढ़िया से आप लिखते चलो, ठीक है। ये बिल्कुल मिक्स जीके है, इसके माध्यम से क्या होगा, आप मध्य प्रदेश और साथ ही भारत का जीके कंप्लीट करते जाओगे, ठीक है। और इसके आपके पूरे स्टैटिक क्वेश्चन जो है आपको इसी तरह से मैं कंप्लीट करा दूंगा। और साथ ही में हम और क्या हो जाएगा भाई कि जो जेल प्रहरी है इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन क्या था, इस पर चर्चा करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूक अभियान चलाया है। तो एक आयोग है जिसको बोलते हैं हम वायदा बाजार आयोग। वायदा बाजार आयोग, इसके द्वारा क्या चलाया है, जागो ग्राहक जागो योजना। देखो हुआ क्या था, एक अधिनियम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह आया था 1986 के तहत, और इसी के तहत वायदा बाजार आयोग की स्थापना की गई। जैसे आप लोग टीवी वगैरह देखते हो तो उसमें एड भी तो आता है जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया है, तो वायदा बाजार आयोग के द्वारा। ये क्या करता है कि बाजार में किसी भी तरह की अगर जितने भी दुकानदार होते हैं, अगर किसी को भी उपभोक्ता को अगर ठग ले तो उनसे संबंधित है, ठगी से बचाने के लिए है, ठीक है, वायदा बाजार आयोग। और ये किसके अंतर्गत किस अधिनियम के तहत आया है, तो आप बताओगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, है ना। और इस आयोग के द्वारा ही आपने कंज्यूमर फोरम का नाम सुना होगा, ठीक है। इसी के अंतर्गत उसका गठन किया गया और ये क्या करता है, इनसे संबंधित केस को सुलझाता है। समझ में आया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, आप बताओगे 1986 में आया, ठीक है। जागो ग्राहक जागो अभियान इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। चले आगे पढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव को किस वर्ष आयोजित किया गया था। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुए थे, प्रथम बार चुनाव कब हुए थे। देखो मैं बहुत आसानी से आपको बता देता हूं। देखो भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1987 में, सॉरी 1947 में, ठीक है। फिर भारत गणतंत्र हो गया भाई कब, 26 जनवरी 1950 को हुआ या नहीं, ठीक है। गणतंत्र हुआ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर संविधान लागू हो गया था, पूर्णतः संविधान लागू हो गया था। अच्छा चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र देश कहा जाता है क्यों, इसका आंसर बताना है। भारत गणतंत्र है क्यों, समझ में आया क्वेश्चन क्या है, क्यों गणतंत्र है भाई भारत को गणतंत्र देश क्यों कहा जाता है। चलो तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, तो आप बोलोगे इस समय संविधान लागू हो गया। एक डेट और याद रखो, 25 जनवरी 1950। इस डेट को क्या इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर चुनाव आयोग का गठन हुआ, चुनाव आयोग का गठन हुआ भाई। इसलिए तो भाई 25 जनवरी को हम बनाते ना क्या, मतदाता दिवस, ठीक है। अगर आपकी आयु 18 प्लस है, 18 प्लस है, तो आपको वोट देने का अधिकार है या नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। और आपको वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है भाई, तो आप बताओगे चुनावी अधिकार है, सॉरी राजनीतिक अधिकार है। और आपको आप वोट दे सकते हो, ये आपका अधिकार है। किस आर्टिकल में लिखा गया है, 326, आर्टिकल नंबर 326 के तहत आप वोट डालते हो, याद रखेंगे आप लोग, है ना। चले तो मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो आप बताओगे 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, चुनाव आयोग का गठन हुआ था। एक डेट और याद रखो, 28 जनवरी 1950। इस समय क्या हो गया भाई, तो आप बताओगे इस समय भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हो गई, तो आप बताओगे 28 जनवरी 1950 को। क्या ये 4 डेट याद रख पा रहे हो। अब समझो भारत आजाद हो गया, क्या कब हो गया भाई, 1947 को। भारत गणतंत्र कब हो गया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक। अब मैं क्या बता रहा हूँ बहुत अच्छे समझे, जब मैं आपको कभी संविधान पढ़ाऊंगा तो सब संविधान में पढ़ाऊंगा तो मैं चर्चा करूंगा वहां पर संविधान सभा की। संविधान सभा देखो
भारत आजाद हो गया है 1947 तक, मतलब 1947 को हमारा देश संप्रभु हुआ। वैसे संप्रभु कब हुआ तो आप बोलोगे 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि यहाँ पर हमने संविधान लागू कर लिया था, ठीक है। लेकिन उससे पहले भाई 1947 से 1950 के मध्य तो 3 साल हुए ना, और इन 3 सालों के मध्य भारत में जितनी भी गतिविधियां होंगी इनको कौन संचालित करेगा? जैसे अभी सरकार करती है, उस समय कौन करती थी? तो उस समय संविधान सभा करती है। अब देखो बेसिक सा क्वेश्चन क्या है, जब भारत में चुनाव नहीं हुआ था, अब चुनाव नहीं हुआ तो सीधी सी बात है संसद नहीं रहेगी, तो 1947 से 1950 के मध्य संसद की भूमिका किसने निर्वहन की या किसने भूमिका अदा की? तो आप बताओगे संविधान सभा ने। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? चलो अब देखो 25 जनवरी 1950 को क्या कर दिया हमने? चुनाव आयोग का गठन कर दिया। अब चुनाव आयोग गठित हो चुका है तो वो बोलेंगे चलो ठीक है चुनाव करा लेते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि 25 जनवरी को चुनाव आयोग का गठन किया और 26 जनवरी को हमने चुनाव करा दिए, ऐसा नहीं होता भाई। इनको अपनी क्या बनानी पड़ेगी? पूरी प्रणाली बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो 1951-52 में प्रथम बार चुनाव हुए थे, ठीक है। अब चुनाव होंगे उसके पश्चात ही तो लोकसभा और राज्यसभा लगेगी या नहीं? तो अगर क्वेश्चन आ गया लोकसभा या राज्यसभा कब लगी तो आप बताओगे 1952 में। चीजें समझ में आ रही है? तो भारत में प्रथम बार चुनाव कब हुए थे तो आप बताओगे 1951-52। अच्छा कई बार क्या होता है 1951 और 52 अलग अलग दे दिए जाते, तो आप 1951 आंसर नहीं बताओगे, आंसर क्या बताओगे? 1952। चीजें समझ में आ रही है? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ये सब चीजें उतार लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से, ठीक। मिटा दो इसको मैं। चले ये जितनी भी चीजें हैं जो भी सब्जेक्ट का मैं वो अलग अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम सिर्फ कर रहे हैं जो पुराने क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस, ठीक है। और उससे संबंधित हम कितनी भी चीजें आपको बता सकें, ठीक। बाकी जब संविधान आएगा तो मैं बिल्कुल चुनाव आयोग के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। चले आगे पढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। देखो सिरोंज, ये सिरोंज कहाँ है? तो मंदसौर में, ठीक है। इधर क्या भूकंप आते रहते हैं, इस भूकंप की द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। जो भारत है, भारत को भूकंप की कुल 5 श्रेणियों में विभाजित किया है, लेकिन जो चौथी श्रेणी ये बहुत कम है, तो 5 की जगह अब कितना कर दिया गया है? 4। मैं जब आपको भारत में भूकंप बताऊंगा तो बताऊंगा कौन कौन से क्षेत्र कौन कौन से भूकंपी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है? तो सिरोंज को किस में रखा गया है आप बताओगे? द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखो भाई, जैन साधु तरुण सागर, अच्छा एक बेसिक सा क्वेश्चन आ जाएगा, तरुण सागर किस धर्म से संबंधित है? आप बताओगे जैन धर्म से, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या है समझो, क्वेश्चन है जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? ठीक है, तो तरुण सागर ध्यान रखना ये दमोह जिले से, तरुण सागर किस जिले से? दमोह। अच्छा दमोह से एक क्वेश्चन याद रखना भाई, क्या क्वेश्चन? अच्छा चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, दमोह जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? मैंने संभाग आपको पढ़ा चुका हूं, बताइएगा आप लोग, दमोह जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? और दमोह से याद रखना दमोह का प्राचीन नाम तुंडीकेर होता है, तुंडीकेर है ना, देख लेना क्या है तुंडीकेर। समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन यह है कि भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है जो पूरी तरह से निजीकरण हो गया ना, जिसका पूरी तरह से निजीकरण हुआ है? तो इसका आंसर आता है आपका भोपाल। जाते हो आप लोग? भोपाल जाने से पहले आपको कौन सा स्टेशन पड़ता है अगर आप बैतूल से भोपाल जा रहे हो तो? ठीक है, हबीबगंज पड़ता है कि नहीं? आंसर क्या है? हबीबगंज, ठीक है, हबीबगंज भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जो क्या हो चुका है, ये पूर्ण तरह इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। समझ में आ रहा है? और बहुत अच्छा क्लीन रहता है ये रेलवे स्टेशन। अच्छा ये बता दो जल्दी से कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये क्वेश्चन आ गया तो याद रखना भाई, इटारसी है। कौन सा है? इटारसी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का। आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप कहाँ स्थित है? जापानी औद्योगिक टाउनशिप, भाई उद्योग की बात आ रही है और मध्य प्रदेश में उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ सफल हुआ है? पीथमपुर, पीथमपुर। ठीक है, जब क्या है क्वेश्चन फिर से देख लो, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप कहां पर स्थापित होता है? आप बताओगे पीथमपुर में। पीथमपुर किस जिले में आता है? धार। पीथमपुर किस जिले में आता है? धार। अच्छा, धार देखो, धार बहुत इंपॉर्टेंट जिला है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, जैसे धार से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तरबूज, तरबूज की गुफा कहाँ है? आप बताओगे धार में। ठीक है, समझ में आया? धार, एक काम करो, धार में कभी आपको जिला बहुत अच्छे से पूरा पढ़ा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई है? चलो उस समय का क्वेश्चन है, छोड़ो। हाँ, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य है? देखो, बात कर रहे हैं यहां पर नौरादेही अभ्यारण्य की, नौरादेही अभ्यारण्य, नौरादेही अभ्यारण्य। ध्यान रखना, ये नौरादेही अभ्यारण्य जो है ये सागर जिले में, कहाँ है? सागर। नौरादेही अभ्यारण्य, यही क्वेश्चन था ना? किस जिले में? सागर जिले में। ठीक है, अच्छा चलो, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओगे आप लोग। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? अच्छा, और अगर ये क्वेश्चन पूछ लो कि सबसे छोटा उद्यान कौन सा है, तो याद रखना भोपाल में है, जिसको क्या बोलते हैं? अच्छा चलो, उसका नाम भी बताना और उसकी स्थापना भी बतानी है आपको, है ना? चलो नाम मैं बता देता हूँ, वन विहार, वन विहार। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई ये भी बता दूं क्या? चलो देख ही लो, 1979 में बताया था आपका वन विहार, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बने हुए कपड़ों का नाम बताइए। आपने सुना होगा नहीं, ये महेश्वर की साड़ी, महेश्वर की साड़ी। ठीक है, ये रानी होलकर बाई के द्वारा निर्मित है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन करें का है, छोड़ो। हाँ, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखना, ये जो है ये संतूर बजाते हैं। क्या बजाते हैं भाई? संतूर। ठीक है, अच्छा चलो देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया भाई तबला बजाने वाले कौन कौन है? क्या बजाने वाले? तबला। देखो, मैं तबला बजाने वालों के नाम आपको कितनी इजीली याद करा रहा हूँ। ठीक है, तबला, सबसे पहले ऐसे याद रखो, तबला को क्या करते हो? पहले आप रखते हो फिर बजाते हो। क्या करते हो? रखते हो। मतलब इससे याद रखोगे, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा खां। ठीक है, फिर लतीफ खां। तबला कौन कौन बजा रहे हैं? मैं वो बता रहा हूँ ना, अल्लाह रखा खां, लतीफ खां, इसके बाद है गुदई महाराज, गुदई महाराज। ठीक है, फैयाजी, फैयाजी, ये सब क्या बजाते हैं? तबला। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतने ही याद रखो अभी आप लोग। ठीक है, तबला कौन कौन बजाते हैं भाई? अल्लाह रखा खां, लतीफ खां, गुदई महाराज, फैयाजी, ये सब क्या बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। याद रखोगे आप लोग। चले, अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तबला का आविष्कार किसने किया था? समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है? तबला का आविष्कार किसने किया था? चलो देखो, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा राजकीय पक्षी है? भाई मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज, दूधराज, या इसी को क्या बोलते हैं? शाह बुलबुल, शाह बुलबुल। ये मध्य प्रदेश का क्या है? तो राजकीय पक्षी है। याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई जाती है? ठीक है, तो जियोक्लेन एलिंग्स है इसका नाम, जियो कैलिंग्स
ठीक है, चले। और याद रखना कि भारत में सर्वाधिक कछुए कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताओगे उत्तराखंड नहीं, उड़ीसा में, उड़ीसा, वैसे इसका नाम ओडिशा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए करेंट का क्वेश्चन तो छोड़ो, ठीक है। देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है। भाई नदियों के तलछट से कौन सी मिट्टी बनी होती है। देखो जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ही नहीं भारत में जो मिट्टी है, मिट्टी को 8 प्रकार बताए गए हैं। मिट्टी के कितने प्रकार बताए गए, 8। उन 8 मिट्टी में से जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये कहाँ होती है, तो ज्यादातर नदियों के किनारे होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है 2 प्रकार की होती है, एक बांगर और एक खादर, ठीक है। तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, कैसी, नवीन जलोढ़, और ये क्या है, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। चीजें समझ में आई, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है भाई, सबसे अधिक उपजाऊ, सबसे अधिक उपजाऊ, है ना। जितने भी बड़ी बड़ी नदियों के किनारे जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदियों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी होगी भाई, जलोढ़ मिट्टी। चीजें समझ में आ रही है, चले। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम काली मिट्टी आंसर लगा देते हैं। क्वेश्चन अगर आ गया कि की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी आंसर नहीं है उसका, क्या है, जलोढ़ मिट्टी। चीजें समझ में आई, चलो। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह से आपने 30 सितंबर का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया हमने, ठीक है। आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल क्या करेंगे आप लोग, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।